बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। ये पैसे मुझे वापस कर दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक छोटे से गांव में हरिलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी सुमन के साथ रहता था। हरिलाल बहुत गरीब था और उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन भर काम करता था। उसी से वह अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। हरिलाल को हर वक्त अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी की शादी करा सके। पिताजी, और रोटी दूं क्या? नहीं बेटी, अब बस कर, मेरा मन नहीं है। यह क्या पिताजी, कई दिनों से देख रही हूँ आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं। क्या बात है? सुमन, तुझे मैं कैसे समझाऊं? मुझे हर वक्त तेरी शादी की चिंता सताती है। जिससे भी तेरी शादी की बात करता हूँ उन्हें दहेज चाहिए होता है। ठीक से बेटी की शादी करने तक के पैसे नहीं है तो दहेज कहाँ से दूंगा? बस यही सब सोचकर मेरी भूख प्यास सब मर गई है। तो क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? शादी नहीं होगी तो क्या हुआ? मैं आपके पास ही रहूंगी और आपका ध्यान रखूंगी। और अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए और खाना खाइए। सुमन अपने पिता की चिंता कम करने के लिए यह सब बोल रही थी, लेकिन यह बात उसे भी पता थी कि यह मामला गंभीर है क्योंकि उसकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। उनमें सिर्फ एक सुमन ही बची थी जो अब तक कुंवारी थी। हरिलाल खाना खाकर अपने खेतों में काम करने चला जाता है। खेतों में पहुंचकर हरिलाल पूरी मेहनत से काम करता है। हरिलाल अपने खेतों में काम कर ही रहा था, तभी उसके गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे हरिलाल भैया, क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? सब ठीक है मदन लाल, तुम अपना बताओ, बड़े दिनों बाद इधर आना हुआ। हाँ भैया, आपको मिठाई देने आया हूँ, यह लीजिए, और सुमन बिटिया को भी दीजिएगा। अरे वाह, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? अरे मैंने मेरी बेटी की शादी तय कर दी है, लेकिन मुझे गरीब के पास इतना पैसा कहाँ। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? हरिलाल बहुत ही ध्यान से मदन की बातें सुन रहा था। अरे होना क्या है, लड़का बड़े ही अच्छे घर का था, शहर में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। इसलिए हमारे गांव का लालचंद सेठ है ना, उसी से कुछ पैसे उधार ले लिया। उसे बेटी की शादी करूंगा और कुछ पैसों से एक खेत भी खरीद लिया। धीरे धीरे करके सेठ के सारे पैसे शुद्ध समेत चुका दूंगा। बस उसी की शादी लगने की खुशी में आपको मिठाई देने आया हूँ। अरे वाह मदन, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। यह विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्या कहना चाहते हैं हरिलाल भाई? मतलब ये कि मैं भी कब से अपनी सुमन की शादी के बारे में सोच रहा था, लेकिन पैसे ना होने के कारण अभी तक कहीं भी बात पक्की नहीं हो पाई थी। तब तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप भी सेठ से शुद्ध पर पैसे ले लीजिए और धीरे धीरे करके चुका देना। सुमन बिटिया की शादी करने में अब और देरी मत कीजिए। उसके सभी सखियों की शादी हो चुकी है। इतना कहकर मदन लाल वहाँ से चला जाता है। उधर हरिलाल को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने सोच लिया था कि वह आज ही सेठ लालचंद के घर जाएगा और पैसे की बात करेगा। दिन भर हरिलाल अपने खेतों में काम करता है और शाम होते ही वह लालचंद के घर पहुंच जाता है। हरिलाल को देखकर लालचंद उसे कहता है, आओ आओ हरिलाल, यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैं दिन रात अपने खेत में कड़ी मेहनत करके आपको पूरे पैसे चुका दूंगा। हाँ हाँ हरिलाल, क्यों नहीं, बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 50,000 चाहिए थे। अच्छा ठीक है, लेकिन 50,000 पर हर माह 1,000 रुपया शुद्ध लगेगा। इसका मतलब 1 साल का 12,000। मतलब 1 साल बाद तुम्हें पूरे 62,000 मुझे लौटाने होंगे। यह सब सुनकर हरिलाल दबी हुई आवाज में कहता है, 12,000 का शुद्ध तो बहुत ज्यादा है सेठ जी। मैं एक गरीब किसान हूँ, इतने ज्यादा पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगा?
अरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो यहाँ इसीलिए बैठा हूं ना कि 2-4 पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं अपने पैसे कम शुद्ध पर देने लगा तो भला मेरा क्या ही फायदा होगा? तुम्हें चाहिए तो बोलो, वरना निकलो यहाँ से। बहुत लोग हैं जो खुशी खुशी इतने शुद्ध पर पैसा उधार लेते हैं। तुम्हारे बुरे समय में एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, इस पर मेरा एहसान मानने के बजाय तुम मुझे ही समझा रहे हो। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं शुद्ध चुकाने के लिए तैयार हूँ। हरिलाल की बातें सुनकर सेठ खुश हो जाता है। वह भी जानता था कि उसने हरिलाल के साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन गरीब और बेबस लोगों को ज्यादा शुद्ध पर पैसा देकर उन्हें ठगना उसका रोज का काम था। सेठ से पैसे लेकर हरिलाल वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। सेठ ने तो बहुत ज्यादा शुद्ध पर पैसे दिए हैं, लेकिन मैं क्या ही करता, पैसे तो चाहिए थे ना। कम से कम अब सुमन के लिए रिश्ता लेकर कहीं जा तो पाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है यह सुनकर पहले लोग मुंह बना लेते थे। अब बस एक बार सुमन का घर बस जाए, फिर तो आराम से जी पाऊंगा। ये सब सोचते सोचते हरिलाल अपने घर पहुंच जाता है। घर पर सुमन उसका इंतजार कर रही थी। पिताजी, आज आने में इतनी देर कैसे कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और यह आपके हाथ में क्या है? अच्छा हाँ, ये तो मदन ने कुछ बीज मंगवाए थे, बस कुछ बीज है इसमें। तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे वाह पिताजी, आज तो आपकी भूख भी लग गई है। लगता है आज खेतों में काफी काम किया है आपने। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हरिलाल ने उधार के पैसों की बात सुमन को नहीं बताई। वह सुमन को परेशान नहीं करना चाहता था। अगर सुमन को यह बात पता चल जाती कि उसके बूढ़े गरीब पिता ने उसकी शादी के लिए पैसे उधार लिए हैं, तो उसे बहुत चिंता होती। थोड़ी देर बाद सुमन हरिलाल को खाना देती है। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। हरिलाल के गांव में बहुत चोरी हुई थी, इसलिए वह सोचता है कि जल्दी से जल्दी उसकी बेटी का रिश्ता पक्का करके इन पैसों को निपटा ले। लेकिन उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था, जहां सिर्फ चोरों का डेरा होता था। जल्दी जल्दी चलता हूँ। आज मैं अपनी सुमन के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। आज तो रिश्ता पक्का करके ही आऊंगा। हरिलाल गहरी सोच में चला जा रहा था, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि वह उसी जंगल के रास्ते पर जा रहा है। चलते चलते हरिलाल जंगल के अंदर आ जाता है। तभी वह देखता है कि रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा है। क्या भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़े हो? अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ है? पानी पानी, मुझे पानी पिला दो। हरिलाल जल्दी से जाता है और बगल के तालाब से थोड़ा पानी लेकर आता है। वह आदमी को पानी पिलाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था, लेकिन मुझे अचानक चक्कर आया और मैं यहीं गिर गया। इतना कहकर वह आदमी अपनी लकड़ी लेकर वहाँ से चल देता है और हरिलाल भी अपने रास्ते पर चल देता है। लेकिन हरिलाल की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जैसा ही वह थोड़ी देर तक चलता है, तभी उसके सामने 2 चोर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर हरिलाल बहुत घबरा जाता है। अरे वाह मंगू, आज तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। आज तो दिन बहुत अच्छा है हम दोनों का। सही कहा चंगू, बड़े दिनों बाद कोई शिकार मिला है, वरना जंगल से है तो कोई आता जाता ही नहीं। आज तो इसे लूटकर हम मजे करेंगे। कुछ नहीं तो इसके पास से इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि हमारा हफ्ते भर का गुजारा हो जाए। यह सब सुनकर हरिलाल बहुत घबराया हुआ था। तभी एक चोर उसकी ओर बढ़ता है और उसकी पोटली उससे छीन लेता है। अरे नहीं मंगू, हफ्ते भर का नहीं लगता है, इससे तो हमारा साल भर का गुजारा हो जाएगा। इस थैले में तो लगता है लाखों रुपए है। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। यहाँ से मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ से उधार लिए। मुझ पर रहम करो, ये पैसे मुझे वापस कर दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे चाचा, चोरी भी तो हमारा धंधा है। अगर यह पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो यह तो हमारे धंधे के साथ बेईमानी होगी।
हरिलाल गिड़गिड़ाता रहा, मगर चोरों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वह उसकी पोटली लेकर वहां से चले जाते हैं। हरिलाल कुछ नहीं कर पाया और वह चोर उसके पैसे लेकर चले गए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हरिलाल की हिम्मत टूट चुकी थी। ये क्या हो गया मेरे साथ? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने उन पैसों को बहुत भारी शुद्ध पर लिया था। अब तो हाथ में पैसे भी नहीं रहे, मगर उसका शुद्ध तो चुकाना ही पड़ेगा, और वह भी मूलधन के साथ। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसे बताऊं ये सब? कौन मदद करेगा मेरी? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। शाम हो चुकी थी। हरि धीरे धीरे उठा और अपने घर जाने लगा। घर पर सुमन उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ पिताजी? आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या बात है? वह इन्हें सभी बातों से अनजान थी कि एक ही दिन में उसके पिता के साथ क्या से क्या हो गया। जैसे ही सुमन ने यह कहा, हरिलाल अपने अंदर के दुख को संभाल नहीं पाया और वह वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। यह देखकर सुमन बहुत घबरा जाती है। पिताजी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? कुछ तो बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। हरिलाल यथार्थ रोते सब कुछ सुमन को बता देता है। हे भगवान, यह आप हम गरीबों के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं? एक ही पल में हमें खुश खुशियां देकर छीन भी ली। शादी की व्यवस्था तो दूर की बात है, हम लालचंद के पैसे कैसे चुकाएंगे? कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी सुमन बोलती है। पिताजी, मैंने सुना है कि सेठ लालचंद गरीबों की मदद करता है और मंदिरों में भी दान करता है। आप एक बार उससे बात करके क्यों नहीं देखते? हो सकता है वह हमारे पैसे माफ कर दे। जो इंसान हम गरीबों से भी इतना ज्यादा शुद्ध पर पैसा उधार देता हो, उसे भला हम पर क्या तरस आएगा बेटा? मैं आपका मतलब समझ ही नहीं पिताजी। बेटा, वह सेठ लोगों को दिखाने के लिए पैसा दान करता है, बाद में वह पैसा वापस भी ले लेता है। पता नहीं क्यों पिताजी, पर फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक बार सेठ के पास जाकर बात करनी चाहिए। हरिलाल को पता था कि सेठ के पास जाकर कुछ नहीं होगा, लेकिन सुमन के जिद और विश्वास के आगे वह कमजोर पड़ जाता है। और अगले दिन सेठ के पास पहुंच जाता है। क्या हरिलाल, यहाँ कैसे आना हुआ? कल ही तो तुम पैसे लेकर गए थे। सेठ जी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, कितना बड़ा अनर्थ हो गया है मेरे साथ। क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। सेठ जी, मैं आपके पैसे लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ चोर मिल गए। उसने मुझसे मेरा सारा पैसा लूट लिया। मैं तो एक ही पल में बर्बाद हो गया सेठ जी। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हरिलाल, अब तुम अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? सेठ की बातें सुनकर हरिलाल को लगा कि सेठ उसकी बात समझ गया है। तभी सेठ बोला, एक काम करो, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। इससे तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। यह सुनकर हरिलाल समझ जाता है कि सेठ ने कोई दया नहीं दिखाई है। वह तो एक बहुत ही बुरा इंसान है। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो गरीब पर तरस खाने के बजाय आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो तू क्या चाहता है कि मैं अपने पैसे तुझ पर लुटाता रहूं और तू झूठ बोलकर मुझसे पैसे ऐंठता रहे? तुमने क्या आपरा समझ के रखा है? यहाँ चलो, निकलो यहाँ से। अभी मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारा खेत अपने हवाले करता हूँ। तेरा क्या भरोसा, अब तू जब मेरा पैसा चुका देगा तभी तेरा खेत तुझे दूंगा। ऐसा मत करो सेठ जी, वह खेत मेरा कमाई का जरिया है। अगर आप वो भी ले लोगे तो मैं अपनी और अपनी बेटी का गुजारा कैसे करूंगा? दया दीजिए सेठ जी, दया कीजिए मुझ पर। हरिलाल के लाख गिड़गिड़ाने पर भी सेठ उसकी बातें नहीं सुनता और अपने आदमियों को बोलकर उसे घर के बाहर फेंक देता है। ए ऊपर वाले, यह तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है?
यह दिन देखने से अच्छा होता कि मैं अपनी जान ही दे देता। हरिलाल होश खो बैठता है और वह नदी में कूदने चला जाता है। नदी के पास खड़े होकर वहाँ छलांग लगाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है। पिताजी रुकिए, रुक जाइए। यह आप क्या कर रहे हैं पिताजी? आपको मेरी कसम, वहीं पर रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। हरिलाल सुमन को देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वही फुट फुट कर रोने लगता है। सब खत्म हो गया सुमन, सब खत्म हो गया। सेठ ने तो हमारा खेत भी हड़प लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब कैसे होगी तेरी शादी और कैसे होगा सब? और हमारा खेत उसका क्या? बस कीजिए पिताजी, अब और आप नहीं रोएंगे। बहुत हो गया, मेरी शादी को भूल जाइए। पिताजी, मुझे नहीं करनी शादी। मैं आपके पास ही रहकर आपकी सेवा करूंगी। मुझे ऐसे किसी भी घर में नहीं जाना जहां लोगों को मुझसे ज्यादा दहेज से प्यार हो। ये सब तू क्या कह रही है सुमन? और अब तो उधार की भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसके बदले में सेठ ने हमारा खेत हड़प लिया है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब हम लोग किसी और के खेतों में जाकर काम करेंगे। दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। यह जीवन बहुत ही अनमोल है, हम इसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। एक तरफ रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरिलाल को थोड़ी हिम्मत आती है और वह भी थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा। तूने ठीक कहा बेटी, यह जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है तो हम हार कैसे सकते? मैं जीऊंगा और सब कुछ ठीक होने तक लड़ूंगा। सुमन अपने पिता की बात सुनकर खुश हो जाती है और दोनों अपने घर जाते हैं। और अगले ही दिन से दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूर का काम शुरू कर देते हैं। शुरू में सुमन को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फिर वह काम करना सीख ही जाती है। दोनों बाप बेटी मिलकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन उनके खेत का मालिक सुमन और हरिलाल के पास आकर बोलता है, बेटी, मेरा नाम राधेलाल है। मैं देखता हूँ कि तुम रोज अपने पिता के साथ काम करने आती हो और उनका इतना ध्यान भी रखती हो। मुझे तुम बहुत पसंद आई। आपका धन्यवाद काका। मेरे पिता के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इनका ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। वाह वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मेरा एक बेटा है, क्या तुम मेरे घर की बहू बनना चाहोगी? मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए हम दोनों ही हैं परिवार में। लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद भी पिताजी हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पिताजी को छोड़ दूं, क्योंकि दुनिया में मेरे सिवा उनका और कोई भी नहीं है। हाँ बेटी, बोलो ना। अरे बेटी, इससे भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तुम अपने पिता का पूरा ख्याल रखना। मेरा बेटा लाखन बहुत अच्छा है, वह हर अच्छे काम में तुम्हारा साथ देगा। सुमन यह सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन हरिलाल यह सब सुनकर बहुत खुश होता है। सुमन की शादी न हो पाने का दुख हरिलाल को बहुत पहले से था, इसलिए उसे यह बहुत अच्छा लगा। जी जरूर मालिक, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। तो भाई साहब, ये रिश्ता पक्का समझिए, मेरी बेटी को भी रिश्ता मंजूर है। आप कल ही अपने बेटे के साथ हमारे घर आ जाना, हम वहाँ सब तय कर लेंगे। यह सब सुनकर सुमन खुश हो जाती है। फिर क्या था, सुमन की शादी लखन से हो जाती है और खुशी खुशी दोनों नया जीवन शुरू करते हैं। सुमन शादी के बाद भी अपने पिता का पूरा ध्यान रखती है